एसईओ का पहला फेज क्या है जी? कीवर्ड्स। यानी मेरे पास अगर वेबसाइट आएगी तो मैं ये कहूँ ना कि मैं इसको कितने फेजेस में डिवाइड करके एसईओ शुरू करता हूँ। तो सबसे पहले मुझे ये देखना है कि मैंने इस बंदे की वेबसाइट को रैंक करना है, तो मुझे पहले इसकी वेबसाइट का मॉडल समझना है, किसकी वेबसाइट का मॉडल कौन है। फिर मुझे ये देखना है कि इसकी वेबसाइट के कंपीटिटर्स कौन है। फिर मुझे ये देखना है कि जो इसके कंपीटिटर्स हैं वो कर क्या रहे हैं। फिर मुझे ये देखना है कि उनकी कंपीटिटर्स की वेबसाइट्स कैसी हैं और गूगल के ऊपर कैसे रैंक हो रही हैं, कौन पहले नंबर पर है, किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट कौन कौन सी वेबसाइट्स आ रही हैं। तो ये एक एनालिसिस है सबसे पहला। अब ये वाला एनालिसिस करने के लिए मुझे करनी पड़ेगी, मतलब सर्चिंग करनी पड़ेगी ना। अभी तक एसईओ नहीं शुरू की। इसके बाद मैंने पहले इसके कंपीटिटर्स निकाले। जैसे मैं कहूँ आजकल हम एक उस पर काम कर रहे हैं गाड़ियों की वेबसाइट पे, तो सबसे पहले हमने उसके कंपीटिटर्स निकाले, कीनिया में हैं कौन। यानी कि कंपीटिटर्स कैसे पता लगेगा भाई वो जो बेच रहा है वही चीज़ बेचने वाले और लोग कौन है। और फिर हमने उनको देखा। फिर हमने देखा कि इन सारों के अंदर कंपटीशन किस में है, रैंक कौन कर रहा है। फिर हमने देखा कि ये कंटेंट को कैसे लेकर चल रहे हैं। फिर हमने देखा कि ये किन कीवर्ड्स पे काम कर रहे हैं, क्योंकि बेसिकली तो किन कीवर्ड्स के अगेंस्ट उनकी वेबसाइट नजर आ रही है, उन कीवर्ड्स को हमने आइडेंटिफाई किया। उसके बाद फिर हम कीवर्ड रिसर्च पे आ गए। यानी कि अब मेरे पास कुछ थीम्स आ गए ना, अब मेरे पास कुछ आइडियाज आ गए। अब मैं यहां से अपना काम शुरू कर रहा हूं। अब मैंने कीवर्ड रिसर्च शुरू कर दिया। लेकिन जो हमारा पहला लेक्चर था वो रिसर्च का तो नहीं था, वो तो यही होना था कि भाई कीवर्ड्स क्या होते हैं। सो हमने पहले तो यही समझा ना कि कीवर्ड है क्या, कि जिन्हें हमें समझना है कि वो कीवर्ड्स क्या चीज़ है। जैसे आपने पढ़ा था गूगल ऐड, उसमें भी हमने कीवर्ड्स को थोड़ा सा पहले समझा था। फिर लेकिन इस दफ़ा हमें थोड़ी सी डिफरेंट अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत थी कीवर्ड्स के लिए, क्योंकि अब हमें कीवर्ड को समझना है और ऑर्गेनिकली समझना है। और ऑर्गेनिक में और पेड के कीवर्ड्स में फ़र्क है। यानी ऑर्गेनिक में कीवर्ड्स और तरीके से जनरेट करवाते हैं हम, पेड के कीवर्ड्स और तरह के होते हैं, क्योंकि उसमें गूगल को पे कर रहे होते हैं और गूगल चार्ज ही कीवर्ड्स पे करता है। इसका मतलब ये हुआ कि वहां पर कीवर्ड्स की एफर्ट्स कम है, लेकिन पेड ऑर्गेनिक में कीवर्ड्स की एफर्ट बहुत ज्यादा है। सो पिछली क्लास में हमने सिर्फ ये देखा था कि कीवर्ड होता क्या है। ठीक है, यहां तक हमने कहा व्हाट इज कीवर्ड, फिर हमने कहा शॉर्ट कीवर्ड, फिर हमने कहा लॉन्ग कीवर्ड, फिर हमने कहा एवरग्रीन कीवर्ड, फिर हमने कहा शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स, फिर हमने कहा प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। ऐसे ही है ना, ये पढ़े थे ना, लेक्चर में था ना ये सब कुछ। फिर हमने देखा एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं, ये भी था लेक्चर में एलएसआई। एंड से देखा, लेकिन आपने कीवर्ड्स और उनका कंपटीशन यहाँ तक किया था हमने। ठीक है, चलिए आ जाते हैं, आगे चलते हैं। तो आपने क्या करना है, अभी जब तक हम कॉन्सेप्ट ले रहे हैं उसमें तो प्रैक्टिस कुछ नहीं होगी ना। लेकिन जैसे ही अब हमारा कीवर्ड वाला टॉपिक खत्म होगा तो अब यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस क्या है, यहाँ पर आपकी प्रैक्टिस ये है कि अगर आपने कोई वेबसाइट बना ली है तो अब आपने अपने कीवर्ड्स डिफाइन करने हैं। अब आपने जिस तरह की भी वेबसाइट फाइंड की होगी तो अब आपने उसको फाइंड करना है। अब हम क्या करते हैं, हम उस लोकेशन में जाकर भी कीवर्ड्स को देख रहे होते हैं। लिंक जूस कहाँ है कीवर्ड वाला लेक्चर, ये यानी मैंने कीवर्ड लिख दिया एक पहले। अब ये देखें, उसने मुझे बताया एसबीटी जापान, फिर क्या आ गया जी एसटीसी जापान, फिर क्या आ गया बी फॉरवर्ड, फिर क्या आ गया इनहेंस ऑटो। मुझे 5-6 वेबसाइट्स को पहले नोट कर लेना है। अब हो सकता है कि इनमें से कुछ वेबसाइट्स हों और कुछ वेबसाइट्स क्लासिफाइड साइट्स में हों। जैसे हमारे पास वॉलेट्स है, जैसे हमारे पास पार्क व्हील्स है, उनके साथ तो हमारा कंपटीशन नहीं है ना। लेकिन कम से कम हमें यह भी पता लग जाएगा कि वहां पर गाड़ियां कौन सी बिक रही हैं। तो सबसे पहले मुझे ये काम करना है। फॉर एग्जाम्पल मैंने सबसे पहले इसके एनालिसिस शुरू कर दिया, भाई ये एसटीसी जापान है, अभी मैंने ये लिखा। अब मुझे पता लग गया कि ये वेब इस तरह से आ रहा है इस पर। ठीक है, अब मैं आगे क्या लिखता हूं, जी मैंने लिखा है यूज जापानीज कार डीलर्स इन जापान। डीलर्स का डी मिस हो गया। ठीक है,
अच्छा कार के आगे भी कुछ हो गया है। अच्छा कार्ड हो गया, डी उसके साथ मिल गया था। चलो जी, ऐड भी आ गया एक नज़र मुझे। देखूंगा कि जापान में, सॉरी मैंने जापान लिखे, कीनिया, कीनिया में है कि नहीं है, कीनिया ठीक है, कीनिया में उधर का ही ऐड चल रहा है। अब आप देखो नीचे कौन सा आ रहा है, एक ये ऐड चल रहा है, फिर एसबीटी जापान आ गया। अब मुझे पता लग गया ना कि एसबीटी जापान के साथ इसका तो कंपटीशन है। दो में तो मुझे नजर आई है ना ये वेबसाइट, और नीचे जाकर देखें। और एक्चुअली हमारा जो मेन काम है ना, एसबीटी जापान, एसटीसी जापान ये भी है, और एक बी फॉरवर्ड है। ये लोग हैं जिनके साथ हमारा कंपटीशन। अभी मैंने इसको इस तरीके से देखा है। अब अगर मैं यहाँ आऊँ और यहाँ जाकर ना मैं इस पर आए, इस पर आए, इसमें बहुत सारे पेजेस हैं, ये लोड होने में टाइम लगाएंगे। मैं फिलहाल इनको ज़रा बंद कर देता हूँ। और यहाँ पर ना मैंने ये रखा हुआ है, वीपीएन भी रखा हुआ है। आइए, अब मैं इधर आया, अब मैंने एक दूसरे कंट्री में आ गया, ठीक है। बेस्ट कार डीलर्स इन कीनिया। चलो भाई आगे भी आ जाओ। अब कुछ, अब मैंने कंट्री चेंज किया ना, किसी और कंट्री से गया हूँ। अब आए जरा जी, आनी शुरू होगी वेबसाइट्स। ये वर्किंग है, ये वो रिसर्च है जो हमें पहले करनी है, क्योंकि मुझे ये देखना है। अब उसके बाद जो पिछली क्लास में हमने जहां पर एंड किया था, अगर आपको याद हो, ये जो जीजी है ना, ये जीजी वो है, जीजी मोटर्स है, इस पर क्लिक कीजिए जरा। ये क्लासिफाइड टाइप की वेबसाइट है वहां पे, जहां पर गाड़ियां बेचते हैं। तो सबसे पहले मुझे ये चीज देखनी है, ये इनकी डोमेन एक्सटेंशन के ई है कीनिया की। अंदाजा होगा क्या करना है, मैं क्या समझ आ गई ना कैसे काम करना है। तो पहले अभी तक इस वेबसाइट में हम काम कर रहे हैं, वेबसाइट बनवा रहे हैं, ठीक है। अभी तक हमने कीवर्ड्स नहीं लिए, अभी तक हम रिसर्च के मोड में ही हैं, क्योंकि वेबसाइट जो बन रही है तो हमारे पास टाइम है कि वेबसाइट हम ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को सर्च करें। ये देखें जीजी मोटर्स पे आ गए। हाँ हाँ, जैसे हमारी वाली है। अब इसके साथ कंपटीशन तो नहीं है, यहाँ से मैं डाटा कलेक्ट करूंगा, मगर इससे हमारा कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन हमारी किसी, अब ये देखें, अब मुझे ये पता लग जाएगा, लिखा हुआ है टॉप 5 डीलर्स, इस पर क्लिक करूंगा तो उनके नाम आ जाएंगे, मैं उनकी वेबसाइट को भी देखूंगा कि उनकी कौन सी वेबसाइट्स बनी हुई है और वो वेबसाइट से कैसे सेल कर रहे हैं। उसके बाद फिर मैंने एसक्यूबिलिटी का टूल आपको दिया था, तो जो रैंक, अभी आपको रैंक का तो पता लग गया, एकदम पता लग गया ना, एसटीसी जापान, एसबीटी जापान वो, और बी फॉरवर्ड, बेसिकली ये 3-4 लोग हैं जिनके साथ हम लोग, हमारा कंपटीशन है। तो मैं इन सब की रिसर्च करूंगा और इनके कीवर्ड्स को पहले देखूंगा कि ये कौन से कीवर्ड्स को लेकर चल रहे हैं। ये लो जी आ गई, ये वेबसाइट का नाम है डीटी डोबी की, कोई है ये उनके, एक डीलर हैं उधर के ना सारे, इन पे भी मुझे रिसर्च करनी पड़ेगी, चीजें वहां पर बेचनी है। अब आ जाए वापस जरा इस पे, ये किसी बच्चे ने काम किया हुआ शायद, मैंने उसे करवाया होगा। तो चलिए, ये भी उसने उसी के लिए करके भेजा हुआ है। यूज्ड कार सेल, यूज्ड व्हीकल्स, सबसे ऊपर क्या आ रहा है, आ जाए यूज्ड कार, कार प्राइसेस, ऐसी क्यों ये
सही नहीं की हुई इसने, जो इसने भी की हुई है, ठीक है। कार परचेज, आ जाए। ये जो आज की क्लास हुई है वो मैम को मैंने बताया था, तो कहती है हमसे पूछने कि नेक्स्ट मॉड्यूल कब से स्टार्ट होगा। नेक्स्ट मॉड्यूल अब उस दिन आना चाह रहे हो? ये वाले कब खत्म होंगे? अब ऐसे नहीं, मैं तो आपको कहूँगा अभी आओ, ये ठीक है, क्योंकि होगा क्या, कम से कम 2-4 दिन आओगे तो मेरे से तो अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी ना, कोर्स से नहीं होगी तो ईजी हो जाओगे ज़रा, और यही चीज़ आप दोबारा भी पढ़ोगे। वैसे नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा शुरू होगा ना अबाउट 3 लेसन, आफ्टर 3 लेसन्स, ठीक है। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पढ़ो इसको भी साथ, ये आपकी काउंटिंग में नहीं आएगा, काउंट में नहीं आएगा, आपका कोर्स उसी वक्त शुरू होगा जब आप नए मॉड्यूल से स्टार्ट करोगे। अभी ये 3 क्लासेस के बाद 3 क्लासेज और नया मॉड्यूल शुरू हो जाएगा। ठीक होगी। जी जी, आ जाए। अच्छा चलो जी, आ जाए वापस। आप सांस ले लें फिर बात करते हैं, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट मॉड्यूल है ना वो आफ्टर 3 लेक्चर्स इंशाल्लाह स्टार्ट होगा। आप क्या आप उन्होंने क्या पूछना है, वो क्या पूछ रही हैं? फर्स्ट किसका? हमारा मिस राहत पूछ रही हैं। चलो मैं उन्हें खुद बताता हूँ क्या क्वेश्चन कर रही हैं, कंफ्यूजिंग क्वेश्चन। हमारा फर्स्ट मॉड्यूल कोई भी नहीं होता, हमारे सारे मॉड्यूल ऐसे ही रोटेट होते हैं। उस दिन मैंने आपको बताया था ना, जैसे अभी हाँ बाद में बात करते हैं, ठीक है। आपका फर्स्ट मॉड्यूल ये वाला जहाँ से आप पढ़ रहे हो, ओके। आपके टोटल 5 मॉड्यूल्स हैं। एसईओ, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे गूगल एड्स, फिर हम पढ़ेंगे सोशल मीडिया मार्केटिंग, फिर हम पढ़ेंगे गूगल बिजनेस प्रोफाइल, और 5वां मॉड्यूल होगा आपका यूट्यूब का, ठीक है। तो अब आपका जो पहला मॉड्यूल है वो है एसईओ, यहाँ से आपका कोर्स शुरू हुआ है, यानी वो जो बाकी के 4 हैं वो आपने पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आ जाए इधर वापस। किन्होंने ली थी क्लास प्रीवियस? आपने ली थी ना? अच्छा आप दोनों ने ली थी, ठीक है, ठीक है। अच्छा हम लोग कहाँ तक गए थे बात को लेकर? हाँ, फ्रेश कीवर्ड्स, प्रोडक्ट कीवर्ड्स की बात भी की थी, और एलएसआई कीवर्ड्स की बात भी की थी। एलएसआई कीवर्ड्स क्या होते हैं? एलएसआई सेमेंटिक कीवर्ड्स, थीमेटिक कीवर्ड्स नहीं की, ये नहीं की, ठीक है। यहाँ से मैंने शुरू कर दी थी आज। जी असाइनमेंट अभी इंट्रो है ना ये सारा, असाइनमेंट इसके बाद देते हैं जी। हमने पढ़ा कि कीवर्ड क्या होता है, फिर हमने पढ़ा कीवर्ड्स कितनी तरह के होते हैं। तो हमने कहा भाई एक छोटा कीवर्ड होता है, एक बड़ा कीवर्ड होता है। 3 वर्ड्स तक का जो कीवर्ड होगा उसको हम स्मॉल कीवर्ड्स की कैटेगरी में लेते हैं, ये प्रीवियस लेसन है जिसको मैं ओवरव्यू कर रहा हूँ। और जो 3 से बड़ा होता है उसको हम लॉन्ग कीवर्ड्स की कैटेगरी में लेते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर हमने पढ़ा कि भाई लाइफ के हिसाब से भी कीवर्ड की डेफिनेशन है। लाइफ के हिसाब से हम कह रहे थे कि एक वो है जो शॉर्ट टाइम के लिए कीवर्ड होता है, और एक जो होता है वो लॉन्ग टाइम, जिसको हम एवरग्रीन कीवर्ड बोल रहे थे, जिसकी लाइफ टाइम ज़्यादा होती है। जिसकी मैंने एग्जांपल ये दी थी कि भाई जैसे पीक सोल्यूशन की वेबसाइट है, तो उनकी वेबसाइट के ऊपर अगर कीवर्ड्स हैं, कुछ मैट्रिक स्टूडेंट्स के कोर्सेज हैं, जैसे मैं कहता हूँ भाई फाउंडेशन कोर्स फॉर मैट्रिक स्टूडेंट्स। अब ये वाला जो कोर्स है ये उन्हीं दिनों में चलेगा ना जब मैट्रिक के स्टूडेंट्स एक्टिवेट होते हैं, जब वो एग्ज़ाम से फ्री होते हैं, और जितनी देर तक वो लोग एक्टिवेटेड रहते हैं उस वक्त तक ये कीवर्ड चलेगा। उसके बाद इसकी इंपॉर्टेंस ख़त्म हो जाएगी। लेकिन एक कीवर्ड है डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेज इन लाहौर। अब ये जो ये कीवर्ड है ये मैट्रिक के स्टूडेंट भी कर सकते हैं, और ये इंटर के स्टूडेंट्स भी कर सकते हैं, और ये मैट्रिक से कम वाले भी कर सकते हैं, और ये प्रोफेशनल्स भी कर सकते हैं। सो इसका मतलब क्या होगा कि ये लाइफ टाइम कीवर्ड है जो कि चलता रहेगा। इसकी दूसरी एग्जांपल ऐसी है जैसे हम कहें कि भाई एक कंपनी है जो लैपटॉप सेल करती है, तो यूज लैपटॉप प्राइसेस इन लाहौर। तो अब वो जो यूज लैपटॉप्स हैं ये कोई टाइम बीइंग कीवर्ड तो नहीं होगा, ये तो लाइफ टाइम कीवर्ड है। ऐसा तो नहीं, टाइम डिपेंडेंट तो नहीं है क्योंकि 2 महीने चलेगा और उसके बाद ये डेड हो जाएगा, क्योंकि लैपटॉप्स तो हर किसी ने लेने हैं। तो जब हम किसी वेबसाइट की एसईओ करने लगते हैं, उसके जब कीवर्ड्स बनाते हैं, तो हमें ये भी देखना है कि इसके अंदर ऐसे कौन से कीवर्ड्स हैं जिनकी लाइफ ज़्यादा है। ये है शॉर्ट टर्म फ्रेश कीवर्ड्स,
ये थोड़ी देर के लिए कीवर्ड्स होते हैं, ये लॉन्ग टर्म एवरग्रीन कीवर्ड्स, ये ज़्यादा देर के लिए कीवर्ड्स होते हैं। उसके बाद प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड, जो मैंने कहा था कोई वेबसाइट जो ई कॉमर्स टाइप की वेबसाइट होती है वो अलग अलग प्रोडक्ट्स की एसईओ करते हैं। जैसे ये माउस है, इसकी एसईओ अलग होगी, कीबोर्ड जो है उसकी एसईओ अलग होगी, वायर जो है उसकी एसईओ अलग होगी, लैपटॉप की एसईओ अलग होगी। तो ऐसे कीवर्ड्स को हम क्या बोलते हैं? ऐसे कीवर्ड्स को हम बोलते हैं प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, यानी जो कीवर्ड्स प्रोडक्ट्स को डिफाइन करते हैं। हाँ जी, वेट कर लेते हैं जरा। प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स, ये बताया मैंने आपको। इसका मतलब ये हुआ, पहली जो ये चीज़ समझ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट ले लेते हैं कि जो एक आम वेबसाइट होती है, स्टैटिक वेबसाइट्स होती हैं, उनके कीवर्ड्स, और जो ई कॉमर्स वेबसाइट्स होती हैं उनके कीवर्ड्स, इनको यूज़ करने के बिल्कुल अलग साइंस है। और अगर हमारे पास कोई ई कॉमर्स की वेबसाइट का आएगा तो हम कीवर्ड्स प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट डिसाइड करते हैं उसके साथ। लेकिन जैसे स्टार्स अकेडमी की वेबसाइट है, जैसे पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट्स है, इनकी प्रोडक्ट बाई प्रोडक्ट नहीं होंगे, इनके कंटेंट के हिसाब से होंगे। ये हमें बता देंगे कि भाई 4 कीवर्ड्स हैं, 5 कीवर्ड्स हैं, डिजिटल मार्केटिंग, वेब डेवलपमेंट, इस तरह। लेकिन जब किसी ने डायरेक्ट सेलिंग करनी है अपनी वेबसाइट से तो उसकी हम प्रोडक्ट एसईओ करते हैं, और प्रोडक्ट एसईओ के अंदर प्रोडक्ट कीवर्ड्स होते हैं। मिसाल के तौर पर एक फी सेंटर में शॉप है और उसकी दुकान के ऊपर कोई 200 आइटम्स हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें उन 200 आइटम्स की एसईओ करनी है। हर आइटम के ऊपर अलग एसईओ होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि हर आइटम की रिसर्च भी अलग होगी। मतलब जो कीबोर्ड है उसकी अलग एसईओ, जो माउस है उसकी अलग एसईओ, माइक है उसकी अलग एसईओ, हेडफोन की अलग एसईओ, उनके अलग अलग कीवर्ड्स बनाएंगे। और कीबोर्ड के पेज के ऊपर हम माउस नहीं बेच रहे होंगे, हाँ रिलेटेड प्रोडक्ट्स में शो करेंगे, मगर उसके थ्रू माउस नहीं बेचेंगे। मगर जो पीक सॉल्यूशन की वेबसाइट है उनके होम पेज के ऊपर हम डिजिटल मार्केटिंग भी बेच रहे होंगे, वेब डेवलपमेंट भी बेच रहे होंगे, फाउंडेशन कोर्स को भी सेल कर रहे होंगे। तो ये फर्क है हमारे पास दो तरह की एसईओ में। यानी जब हमारे पास एसईओ आती है, इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट एसईओ होती है वो ज़रा एक्सपेंसिव होती है, इसलिए कि वो प्रोडक्ट वाइज है। हाँ, किसी की प्रोडक्ट्स ही तीनों फिर तो ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं होगी, लेकिन जिसके पास ज़्यादा प्रोडक्ट्स होंगी उसकी एक्सपेंसिव होगी। जैसे कोई शॉप है, मैं कहता हूँ भाई एक बंदा जो है जो लैपटॉप की एसेसरीज बेचता है, अब वो ये कहता है कि मेरी वेबसाइट भी बननी है और उसकी एसईओ भी होनी है, तो उसकी एसईओ तो अच्छी खासी लेंथी है कि भाई उसके पास सिर्फ एक ही चार्जर जो है वो हर कंपनी का अलग है, हर ब्रांड का अलग है, और हर मॉडल का भी अलग होता है। तो ये तो भाई उसके चार्जर ही इतने तरह के हो गए, फिर माउस, फिर वो एलसीडी की स्क्रीन, फिर वो जो कीबोर्ड है जो मेरा ये लगा हुआ है, कितनी सारी चीज़ें हैं, गिनवाते जाएंगे हम तो बढ़ती जाएंगी। तो इन चीज़ों की एसईओ होगी, फिर स्टैंडर्ड एसईओ नहीं होगी। ऐसा नहीं होगा कि लैपटॉप की वेबसाइट के होम पेज पर चला जाए, वो चला तो जाएगा, वो तो एक स्टैंडर्ड वेबसाइट कहलाएगी, वो सेलिंग की वेबसाइट नहीं होगी। जो सेलिंग की वेबसाइट होगी उसकी प्रोडक्ट एसईओ होगी। ठीक है, अच्छा अब ये हमने देखी थी प्रोडक्ट एसईओ, फिर हमने क्या कहा था, अब ये सारे कॉन्सेप्ट्स हैं जो आपके स्ट्रांग होने चाहिए पहले मरले में। जियो टारगेटेड कीवर्ड्स, अब इसमें क्या है जी, लोकेशन बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करती है कि आपकी लोकेशन क्या है जहां पर। जैसे अभी हम ये कह रहे थे, अभी हम गाड़ियां बेच रहे हैं, तो हम गाड़ी जो बेच रहे हैं भाई वो कीनिया में बेच रहे हैं, ठीक है ना। तो अगर मैं यहाँ पर बैठकर ये सोचे समझे बगैर और इस नॉलेज के भी बगैर वेबसाइट बनाऊं कि मुझे ये पता ही ना हो कि इन्होंने गाड़ी सेल किस कंट्री में करनी है, तो सही कीवर्ड्स तो नहीं बनेंगे ना। क्योंकि कई लोग ऐसा भी कर सकते हैं कि बेस्ट कार डीलर नियर मी, ठीक है। तो हम चाहते हैं कि वो जो नियर मी कीनिया में बैठ के बंदा करे, तो कीनिया की जो शोरूम है उसको नजर आए, जिसका मतलब क्या हो, लोकेशन को भी हमें टारगेट करना पड़ेगा कि किस कंट्री के किस शहर में वो काम करने लगे हुए। हाँ, वही वर्ल्ड वाइड, मिसाल के तो कीनिया में भी कर रहे हैं ना, तो कीनिया का अलग पेज होगा। अगर वो कनाडा में कर रहे हैं तो कनाडा का अलग पेज होगा। अगर वो पाकिस्तान में बेच रहे हैं तो पाकिस्तान का अलग पेज होगा। हाँ, और अगर वो ये चाह रहे हैं कि भाई मेरा एक ही होम पेज हो, वहां से सब सेल हो, तो फिर वो इतनी सर्चिंग में तो नहीं आएगी ना भाई। होम पेज के ऊपर अब क्या करोगे, एक ही दफा लिख दोगे ना कि भाई मैं यहाँ भी बेच रहा हूँ, मैं यहाँ भी बेच रहा हूँ, बस कीवर्ड टारगेटिंग तो नहीं कर पाएंगे ना। तो जब हमें कीवर्ड टारगेटिंग करनी है तो ये इसी चीज़ को हम जियो टारगेटिंग बोल रहे हैं
कि जियो टारगेटिंग भी हमें करनी है। अगर हम जैसे मिसाल के तौर पर वो कीनिया के 3 शहरों में बेच रहे हैं, तो उन्होंने क्या करना है, तीनों शहरों के अलग अलग पेज बना लेंगे, हर पेज के ऊपर कीवर्ड, बिल्कुल वैसे ही जैसे मैंने आपसे कहा था कि सब डोमेन्स बना लेंगे। तो अगर वो जो नहीं बनाएगा उसकी वेबसाइट की अपीयरेंस कम होगी, जिसने ऐसे किया होगा उसकी वेबसाइट की अपीयरेंस ज्यादा आनी शुरू हो जाएगी। अच्छा, उसके बाद आगे चीज क्या आ गई है जी, एलएसआई कीवर्ड्स। एलएसआई का क्या मतलब होता है जी, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। अच्छा, ये मुश्किल सा वर्ड है, इसको और आसान कर लेना तो हम कहते हैं थीमेटिक कीवर्ड। थीमेटिक, थीम। सेमेंटिक का मतलब क्या होता है कि सेमेंटिक का मतलब होता है कि जो मैं बात कर रहा हूं ना उसके टॉपिक्स क्या हैं। गूगल कहता है कि आपकी वेबसाइट सेमेंटिक वेबसाइट भी होनी चाहिए और आपकी वेबसाइट की एसईओ भी सेमेंटिक होनी चाहिए, यानी टॉपिक्स के ऊपर बेस कर रही हो। और सेमेंटिक एलएसआई का क्या मतलब है, लेटेंट सेमेंटिक इंडेक्सिंग। इसका क्या मतलब है कि भाई इसके अंदर भी आपके टॉपिक्स होने चाहिए। अब गूगल क्या कहता है, गूगल कहता है भाई आपका जो कीवर्ड है ना वो 2.5% होता है ऑफ कंटेंट। यानी मैंने एक वेबसाइट बनाई मिसाल के तौर पर, उसके अंदर मैंने 100 वर्ड्स लिख दिए, तो गूगल कहता है कि भाई इसके अंदर आपके कीवर्ड 2.5% तक हो सकते हैं मैक्सिमम। यानी इसका मतलब क्या हुआ, या तो एक कीवर्ड या 2 या 3, बस इससे ज्यादा नहीं। 3 भी मैंने ज्यादा जोर लगा दिया, यानी वो कहता है 1 से 2 कीवर्ड्स। इसका मतलब क्या हुआ कि लिमिटेशन है। अगर वो ये कहता है कि कीवर्ड 2 से ज्यादा रखोगे तो मैं कहूंगा कि आप कीवर्ड स्टफ कर रहे हो, कीवर्ड स्टफिंग हो रही है, कि आपको भूख भी नहीं है और आप खाना खाई जा रहे हैं ना, वॉमिटिंग ही होगी ना फिर बाद में। तो ये कह रहे हैं कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी आपने। अगर आप कीवर्ड स्टफिंग करेंगे तो इसका मतलब ये होगा कि आप वाइट हैट एसईओ के अगेंस्ट जा रहे हैं और आप ब्लैक हैट एसईओ की स्ट्रेटेजी यूज कर रहे हैं। मगर एट द सेम टाइम वो ये कहता है कि जब आपकी लिमिट कंप्लीट हो जाती है, यानी कि 2 कीवर्ड आपने यूज कर लिए 100 वर्ड्स के हिसाब से, अब क्या करो, कहता है अब आप एलएसआई कीवर्ड यूज कर लो। अब एलएसआई कीवर्ड का क्या मतलब है, थीमेटिक कीवर्ड्स। मतलब मेरा कीवर्ड था बेस्ट कंप्यूटर कोर्सेज इन लाहौर, ठीक है। अब एक बंदा लिखता है डिजिटल मार्केटिंग डिप्लोमा, तो ये मीनिंग में आ रहा है उसके कि नहीं आ रहा। एक बंदा लिखता है वेब डेवलपमेंट कोर्सेज इन लाहौर, उसी मीनिंग में आता है। फाउंडेशन कोर्स इन लाहौर, उसी मीनिंग में आता है। तो इसको हम बोल रहे हैं थीमेटिक कीवर्ड, यानी कि इसमें क्या है, हमारा थीम आ रहा है। तो कहता है जब आपकी लिमिट पूरी हो जाएगी तो आपने क्या करना है, थीमेटिक कीवर्ड्स पे आना है। इसका मतलब क्या हुआ, फिर दोबारा से आपको 2.5% की अपॉर्चुनिटी मिल गई। जैसे साइनोनिम्स होते हैं, हम अनिल फास जो होते हैं, तो कहता है भाई अब आपने वो वाले इस्तेमाल करने हैं। इसको हम बोलते हैं एलएसआई कीवर्ड्स। यानी एक कीवर्ड था, अब हम उसको सपोर्ट कैसे करेंगे, एलएसआई कीवर्ड से सपोर्ट देंगे। उसके बाद आगे क्या आता है, कहता है एक और चीज आपने समझनी है, वो क्या है, वो है कीवर्ड्स में इंटेंट टारगेटिंग टाइप कीवर्ड्स। इंटेंट कीवर्ड्स कौन से होते हैं, इंटेंट टारगेटिंग कीवर्ड्स। मिसाल के तौर पर जो विजिटर है उसकी इंटेंट क्या है, वो चाहता क्या है। एक विजिटर गूगल पर आता है, कुछ लिखता है, तो उसका मतलब है उसकी कोई ना कोई इंटेंट तो है। अब 2-3 चीजें हो सकती है ना, एक बंदा जो है वो माउस खरीदना चाहता है, आपको पता है ना कि कोई बंदा माउस खरीदना चाहता है तो ज्यादा ऑप्शन क्या होगी उसके पास, यहाँ तो कोई फी सेंटर की शॉप होगी या दराज होगा। एक बंदा माउस के मुतालिक इंफॉर्मेशन लेना चाह रहा है कि भाई वो माउस इजाद किसने किया था, पहला माउस किसने कब इस्तेमाल किया, माउस का नाम क्या था। अब आपको पता लग गया इन दोनों बातों में फर्क है। मेरी अब दूसरी बात में इंफॉर्मेशन है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि हमें ये रिकग्नाइज करना है कि जिस वेबसाइट पे हम काम कर रहे हैं उसके जो विजिटर्स होंगे उनकी इंटेंट क्या होगी। क्या उनकी इंटेंट इंफॉर्मेशन है, कमर्शियल और ट्रांजैक्शनल है, क्या है। अगर कोई बंदा दराज पे जाता है तो उसकी इंटेंट कभी भी इंफॉर्मेशनल नहीं होती, हमेशा उसकी इंटेंट कमर्शियल होती है और कमर्शियल से वो ट्रांजैक्शनल इंटेंट में कन्वर्ट होता है। ऐसे ही है ना, मतलब मैं अगर दराज पे जा रहा हूं तो मैं ये देखने तो नहीं जा रहा कि डेल का माउस कैसा होता है या उसके फीचर्स क्या होते हैं या कब आया था या कौन सा मॉडल है, खरीदने के लिए ही जा रहे हैं। लेकिन अगर कोई बंदा पढ़ रहा है, कुछ नोट्स ले रहा है, जानना चाह रहा है, तो उसकी इंटेंट इंफॉर्मेशनल है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि ये हम क्या समझ रहे हैं पॉइंट,
हम ये पॉइंट समझ रहे हैं कि हम जिस वेबसाइट के कीवर्ड्स बना रहे हैं हमें वहां पर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स बनाने हैं कि कमर्शियल कीवर्ड्स बनाने हैं। तो वो ये कहता है कि भाई इंटेंट कीवर्ड्स के अंदर 3 चीजें आती हैं, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स, कमर्शियल कीवर्ड्स और ट्रांजैक्शनल कीवर्ड्स। इंफॉर्मेशन का क्या मतलब है कि जो इंफॉर्मेशन वाले हों, मिसाल के तौर पर क्या, व्हाट इज माउस, हु इन्वेंट दिस, हाउ माउस वर्क्स। तो इसका मतलब क्या हुआ कि सारी की सारी इंफॉर्मेशन है। लेकिन अगर कोई बंदा खरीदने चला जाता है तो वो डिस्क्रिप्शन को पढ़ रहा होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर उसकी इंटेंट क्या है, यहाँ ये वो बाय की ऑप्शन भी कर सकता है, सेल की ऑप्शन भी कर सकता है, प्राइसेस के साथ भी लिख सकता है। इसका मतलब क्या हुआ कि अब उसकी इंटेंट क्या है, परचेज करने की इंटेंट है, ठीक है। सो इस इंटेंट को हम बोलते हैं ट्रांजैक्शनल। अब ये क्या चीज़ है भाई, इसकी क्या प्रैक्टिस है, ये आपका कॉन्सेप्ट है। जो मेरे जहन में कॉन्सेप्ट बने हुए हैं जिनकी बेसिस पर मैं कीवर्ड बनाता हूँ, ये सारे कॉन्सेप्ट आपके जहन में होने चाहिए जिनकी बेसिस पर आपने कीवर्ड्स बनाने हैं। कि भाई कीवर्ड्स की हमें इंटेंट भी समझनी है, यूजर इंटेंट क्या है, ताकि उसी तरह के कीवर्ड्स हम बनाएं। यानी कि यूजर इंटेंट मैटर करती है कि यूजर इंटेंट इंफॉर्मेशनल है, यूजर इंटेंट कमर्शियल है कि ट्रांजैक्शनल है। ये देखें, अब आपको पता लग ही गया होगा कि व्हाट इज लेमन ग्लास अगर मेरा कीवर्ड है तो किस तरह का है, इंफॉर्मेशनल है भाई। व्हाट, हाउ, व्हाई, ये सब के सब क्या होंगे, इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स होंगे। अगर क्लाइंट से बात की होगी कि आपने 2-3 कीवर्ड्स को रैंक करेंगे, ताकि उन सबको भी हम इसमें यूज करेंगे इंटेंट के अंदर। नहीं देखिए, जब हमें होगा तो हम लाजमी बात है, जब मैंने उसे कहा 2 कीवर्ड्स हैं तो हम उसी को यूज कर रहे होंगे ना, उन्हीं 2 के ऊपर काम कर रहे होंगे। लेकिन इंटेंट में लेकर आएंगे कि उस क्लाइंट की रिक्वायरमेंट क्या है। जैसे वॉचेस वाला बंदा है, वो घड़ी बेचना चाह रहा है, मैं क्या वो घड़ी बेचना चाह रहा है, वो व्हाट और वाई के चक्कर में नहीं जाएगा। मैं क्या उसके लिए हमें ज्यादा कमर्शियल कीवर्ड्स के ऊपर काम करना होगा। इंटेंट भी नहीं है। उसके इंटेंट पे नहीं, व्हाट पे नहीं जाएंगे, डिफाइन पे नहीं जाएंगे, ठीक है ना। मतलब व्हाट, मिसाल के तौर पर उसकी घड़ी है कोई, तो हम ये तो लिखेंगे व्हाट इज मॉडल लिख के वॉच लिख दें, कोई बंदा ये तो नहीं लिखेगा ना। वो प्राइसेस के साथ लिखेगा, वो बाई के साथ लिखेगा, वो टॉप के साथ वर्ड लिख सकता है कि भाई टॉप पे कौन सी घड़ी है, वो क्वालिटी के हिसाब से बात कर सकता है। तो ये सारे के सारे किस में आ जाएंगे फिर हमारे पास, ये सारे के सारे अभी इंफॉर्मेशनल है। अब ये आ गई हमारे पास कमर्शियल इंटेंट। अब हम यहां ये देखेंगे क्या चीज आ रही है, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन, ये इसमें आएगा। और इसमें क्या लिखा हुआ है, आवर सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स, ये जो इस हिसाब से हमने किया हुआ है। फिर क्या लिखा हुआ है, ये प्रोडक्ट आ गई है और ये उसके फीचर्स आ गए, ठीक है। ये वाली रिसर्च, जैसे अभी मैं आपको बताया ना कि मैं कीमिया की रिसर्च कर रहा हूं, इसी तरह मैं इस प्रोडक्ट की भी रिसर्च करूंगा कि भाई इस प्रोडक्ट को खरीदने के लिए लोग कौन से वर्ड्स हैं जो लिख रहे हैं, उनकी बेस पर हम लोगों ने रिसर्च करनी है। और इसके अंदर 2 कैटेगरीज हैं, एक कमर्शियल और एक ट्रांजैक्शनल। कमर्शियल पहला इंटेंट होगी, ट्रांजैक्शनल जब वो ऐड टू कार्ट करेगा। ऐड टू कार्ट कर दिया तो वहां कीवर्ड की कोई जरूरत नहीं है, बस उधर तक लेकर जाना था आपने उसको। ये क्या था भला, सबको पता है ना जिन्होंने गूगल ऐड पढ़ा हुआ है, ये उस वक्त पढ़ा था हम लोगों ने। हाँ अच्छा, ये जो कीवर्ड मैच टाइप्स हैं, ब्रॉड, मॉडिफाइड, फ्रेज, एग्जैक्ट, इसका कुछ लेना देना नहीं है ऑर्गेनिक एसईओ से। इसका लेना देना 100% पेड के साथ है। यानी ये गूगल ऐड में, यही मैंने आपसे कहा था कि ये डिफरेंस है, ये डिफरेंस है उसमें और इसमें। अब मिसाल के तौर पर जैसे हमने इसमें जब पढ़ा था तो हमने कहा था कि भाई ये ब्रॉड मैच तंग करती है आपको, गलत जगह पर आपका ऐड ट्रिगर करता है। मगर ऑर्गेनिक एसईओ का रिजल्ट कभी भी गलत पे नहीं आएगा, वो मैच करके आता है, एग्जैक्ट मैच करके ही कीवर्ड को। इसका मतलब है ये हमसे रिलेटेड नहीं है, मतलब एसईओ में ये हमसे रिलेट नहीं कर रहा। जब हम लोग गूगल एड्स पढ़ेंगे, आप जब पढ़ोगे फिर हम इसको दोबारा पढ़ेंगे इस हिस्से को, ठीक है। इसका इससे एसईओ से कुछ लेना देना नहीं है। आगे क्या लिखा हुआ आ गया, कीवर्ड, ये भी हमने पिछली क्लास में बताया था मैंने आपको ना, कीवर्ड रिसर्च प्रीरेक्विजिट्स क्या है, जहां से काम हम शुरू करते हैं। कहां से शुरू करते हैं हम लोग, कि भाई उसका बिजनेस क्या है। भाई पहले तो ये पता लगाना पड़ेगा ना, जैसे पीक सॉल्यूशन मेरा क्लाइंट है तो मुझे आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि उसका बिजनेस एजुकेशन है। फिर मैं ये कहूंगा कि उसके बिजनेस की प्रोडक्ट्स कौन सी हैं, तो मुझे पता लग रहा है उसकी बिजनेस की प्रोडक्ट्स क्या हैं, कोर्सेज हैं। उसमें एकेडमिक कोर्सेज भी हैं और उसमें प्रोफेशनल कोर्सेज भी हैं, उसमें लैंग्वेज कोर्सेज भी हैं। तो मैंने प्रोडक्ट्स भी आइडेंटिफाई कर ली
फिर क्या लिखा हुआ है, लोकेशन, ये वही जो भी मैं ज्योग्राफिक की बात कर रहे थे कि भाई वो बिजनेस किस जगह पे करना चाहता है, क्योंकि हमें उसी के हिसाब से सर्चिंग करनी है ना। कीनिया का क्लाइंट है तो मैं कनाडा की रिसर्च करके बैठ जाऊंगा तो उसको तो फायदा कुछ नहीं होगा, वो कीवर्ड्स बनेंगे ही गलत सारे, वो कीनिया के कीवर्ड्स ही नहीं होंगे। और अगर कनाडा का कोई होगा तो मैं कीनिया के कीवर्ड्स बना लूंगा। या जैसे ये पीक सॉल्यूशंस है तो भाई ये इस्लामाबाद में तो नहीं है, ये कराची में भी नहीं है, तो मुझे देखना पड़ेगा कि ये प्योरली लाहौर बेस्ड है, तो मुझे लाहौर लोकेशन वाइज कीवर्ड्स इसके डिफाइन करने पड़ेंगे। चलिए अब आ जाते हैं हम आगे। आगे क्या चीज है हमारे पास, यहां तक हमने जो चीज खत्म की है वो क्या की है, व्हाट इज कीवर्ड? हाँ जी, यहाँ पर हमने सिर्फ ये देखा कि कीवर्ड क्या है, हमें कीवर्ड की अंडरस्टैंडिंग लेनी है कि हमने जब कीवर्ड्स बनाने हैं। और दूसरी चीज ये है कि यहाँ तक ये भी हमें समझ लेना है कि कीवर्ड को हम कितना इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर एक चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि कीवर्ड, दो तरह के कीवर्ड्स को हमें टारगेट करना है, शॉर्ट को और लॉन्ग को। और अगर हम जल्दी टारगेट करना चाहते हैं तो हम किसको करेंगे, लॉन्ग को। लॉन्ग कीवर्ड में कन्वर्जन ज्यादा होगी, शॉर्ट कीवर्ड पे कन्वर्जन उतनी जल्दी नहीं होगी। मिसाल के तौर पर जी मेरा कीवर्ड है यूज जापानीज कार्स। चले, अब यूज जापानीज कार्स कीनिया में भी लोग खरीद रहे हैं, पाकिस्तान में, भाई दुनिया के हर मुल्क में लोग खरीद रहे हैं, ठीक है। सो अगर मैं यूज जापानीज कार्स पे अपनी वेबसाइट पे वो रैंक करवाता हूं तो मेरी वेबसाइट, पहली बात तो ये है कि शॉर्ट वर्ड है, शॉर्ट कीवर्ड है, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें कंपटीशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज्यादा होगा। मैंने कहा था ना शॉर्ट कीवर्ड पे कंपटीशन बहुत ज्यादा होता है। और अगर फॉर एग्जांपल ये मेरी वेबसाइट ऊपर आ भी गई तो वो जिसने यूज जापानीज कार लिखा था वो लाहौर में बैठा हुआ है और उसको अगर नजर आ भी जाती है मेरी, तो मेरा जो क्लाइंट है वो तो कीनिया का था, तो कन्वर्जन तो नहीं होगी, नहीं होगी ना। अच्छा, अब मैं ये कहता हूं कि मैं इस कीवर्ड को लॉन्ग कीवर्ड कर लेता हूं, तो मैं लिखता हूं यूज जापानीज कार्स इन कीनिया। फिर मैं कहता हूं यूज जापानीज कार्स इन मोम्बासा कीनिया। अच्छा, अब मोम्बासा उस जगह का नाम है, लेकिन यूज जापानीज कार्स इन मोम्बासा कीनिया में भी मैंने इस कीवर्ड को एज इट इज तो यूज ना किया हो, लेकिन मैंने ये शो किया हो कि जनाब हमारा बिजनेस मोम्बासा में है। सो अब गूगल लोकेशन की वजह से उस वेबसाइट को ट्रिगर करेगा कि भाई वो जो बंदा बैठा हुआ था वो भी मोम्बासा में ही बैठा हुआ है उस शहर में, और ये जो वेबसाइट है ये भी इस शहर की वेबसाइट है, तो इसको वेबसाइट को वो टारगेट कर देगा, ठीक है। लोकेशन का ये काम था। अच्छा, अब हम अगली चीज क्या आ रहे हैं, डिफरेंट सोर्सेज। अब हम आगे जा रहे हैं, अब हम एक स्टेप आगे बढ़े हैं। अभी हमने क्या समझा है कि कीवर्ड्स क्या हैं, हमें ये समझ में आ गया, शॉर्ट कीवर्ड, लॉन्ग कीवर्ड। फिर हमने क्या कहा, शॉर्ट टर्म कीवर्ड्स, लॉन्ग टर्म कीवर्ड्स। फिर हमने कहा जियो टारगेटेड कीवर्ड्स। फिर हमने कहा इंटेंट टाइप कीवर्ड्स। फिर हमने कहा प्रोडक्ट डिफाइनिंग कीवर्ड्स। ऐसे ही है ना, ये सब चीजें देखी हमने। अब हम ये कह रहे हैं कि भाई अब ये आइडियाज कहां से आएंगे, कीवर्ड है क्या चीज, बनेगा क्या, कैसे निकलेगा कीवर्ड, किस चीज को गूगल कीवर्ड समझेगा, वो क्या है, वो रिसर्च कैसे होनी है हमारी। तो उसमें सबसे पहली चीज तो हमारे पास एक आ रही है, नंबर 1 क्या आ रहा है जी हमारे पास, सोर्स गूगल ऑटो कंप्लीट। अच्छा, जरा इस पे आए, इसको खोल लेता हूं मैं, अगर ये चल पड़ता है तो, एक्सपायर्ड ना हो गया वो आज ये, इसे भी खोलें। ये ऊबर सजेस्ट का मेरे पास पेड टूल है, ठीक। अब पेड टूल में रिसर्च नहीं है, पेड टूल में तो सीधे सीधे एनालिसिस है। हमने जो रिसर्च करनी है ना वो गूगल एड से करनी है। वही वाला है। लॉग आउट हो गया हुआ, इसका मतलब यह है कि इस वक्त काम नहीं होगा। सर आपने एक एप्लीकेशन भी डाउनलोड करवाई थी फाइनल एसईओ चेकर? जी जी बिल्कुल करवाई थी। तो वो इस पर्पस के लिए? हाँ जी बिल्कुल, वो भी इसी पर्पज से। अब ये रखे ना, ये लॉग ऑफ हुआ हूँ मैं, अब मुझे देखना पड़ेगा कि एक्सपायर हुई है कि क्या हुआ है, क्या डेट है इसकी। हाँ एक्सपायर हुई है, एक्सपायर हुई है ना। अब इसको मैं रिन्यू करूँगा तो फिर ये मेरे पास एक्टिवेट हो जाएगी, ठीक है। चलो ये नेक्स्ट क्लास में एक्टिवेट होगी ना, फिर इसका काम मैं बताऊँगा। ये टूल मैंने लिया हुआ पेड। अच्छा जी, अब इधर आ जाए जरा स्लाइड में। अच्छा, एक चीज क्या है हमारे पास, सबसे पहले है जी गूगल ऑटो कंप्लीट। अब हमें क्या चाहिए, ये क्या करने क्या लगे हम,
ब्रिंगिंग कीवर्ड आइडियाज, भाई कीवर्ड्स नहीं है ये, कीवर्ड आइडियाज लेने हैं, ठीक है। सो कहता है भाई कीवर्ड आइडिया लेने का जो पहला टूल है हमारे पास वो है गूगल ऑटो कंप्लीट। अब ये प्रैक्टिस है आपकी, ठीक है, मैं कह ये घर की प्रैक्टिस है कि कैसे करना है हमने। तो मैं यहाँ आया गूगल ऑटो कंप्लीट पर और यहाँ पर आ गए हम, चलो इधर आ जाते हैं। यहाँ पर मैंने VPN ऑन किया हुआ है एक बाहर का, ठीक है, किसी और कंट्री का किया हुआ है। सो मैं इधर आता हूँ, इधर आकर मैं टाइप करता हूँ यूज्ड, ये नहीं लिखते अभी, सिर्फ लिखते हैं यूज जापानीज कार्स, ये लिखा है सिर्फ मैंने लिखा ना यूज जापानीज। ये नीचे आ गई सजेशन, मैं क्या सजेशन आ रही है ना मेरे पास। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मैं इन सारों को देखूंगा। ये लिखा है यूज जापानीज कार्स इन कीनिया, ये क्या लिखा हुआ है, ये जो इसमें मेरा ही दिखाया है, जो मेरा आ रहा है ना URL आ रहा है। फिर क्या लिखा हुआ है, यूज जापानीज कार ऑफर्स इन जापान। अब मुझे जापान तो नहीं चाहिए ना, इसलिए मैं ये कह सकता हूँ कि यूज जापानीज कार ऑफर्स इन कीनिया, ठीक है। एक तो मुझे यहाँ से मुझे ये सजेशंस नोट करनी है, डॉक्यूमेंट करते जाना है। अब मैंने चीज़ों को मिसाल के तौर पर मैं कहता हूँ जी यूज जापानीज कार ऑफर्स, जापानीज कार ऑफर्स। अब ये क्या लिखा हुआ है, यूज जापानीज कार फॉर सेल, यूज जापानीज कार डीलर्स। अब मिल रहे हैं ना कीवर्ड सजेशन, हमें सीड्स मिल रहे हैं, इनको हम सीड्स बोलते हैं, कीवर्ड्स नहीं है, सीड्स हैं। बीज नहीं होते वो जो फसल उगाने के लिए जमीन पे डालती हैं और फिर उनसे कोई चीज बन जाती है आपके पास। तो अभी हमने भी अपने कीवर्ड्स के लिए सीड्स डालने हैं, ये सीड्स हम कलेक्ट करने लगे हुए हैं। तो इनको मैं अलग एक डॉक्यूमेंट में लिख के गूगल में लेकर जाऊंगा, फिर वहां जाकर से पूछूंगा, ऊबर सजेस्ट में भी जाकर पूछूंगा, ठीक है। हाँ, इनसे वो फिर हमें, मैं जब उसे ये कहूंगा फिर वो मुझे कीवर्ड्स निकाल के सारे सर्च वॉल्यूम्स दिखाएगा कि इतना सर्च हो रहे हैं और इनके अंदर कंपटीशन इतना, फिर मेरे एनालिसिस होंगे जिससे मैं खुद कैलकुलेट करूंगा कि मुझे इनमें से किसको कीवर्ड के तौर पर कंसीडर करना चाहिए। अच्छा, ये समझ में आ गई। नंबर 1 सोर्स ये हो गया, ये भी मैं थोड़ी थोड़ी चीजें लिखकर आपको दिखा रहा हूं, ठीक है। फिर मैं लिखता हूं बेस्ट कार डीलर्स इन कीनिया जी। अब मैंने ये देखना है कि यहां पर और कोई वर्ड आ रहा है जो मैं ले सकता हूं। अच्छा, फिर ये ऑटो सजेस्ट से अभी मैं सजेशन लेने लगा हूं, यूज्ड जापानीज कार डीलर। अब ये देखें, यहां से भी मुझे कुछ आइडिया मिलेगा। इन लिख के मैंने छोड़ दिया, जापानीज यूज कार्स डीलर्स, जापानीज यूज कार डीलर्स। अब ये तो अलग अलग लोग आ रहे हैं ना, अलग अलग लोकेशंस आ रही हैं। सो मैं इधर से ले लूंगा इन कीनिया लिख के, जरा एक एंटर करते हैं। अब आगे क्या आया हमारे पास, ऊपर सबसे SBT जापान आ गया। अच्छा, नीचे आए, ये देखें, अब ये देखें रिलेटेड सर्चेस का क्या मतलब है कि ये भी सर्चेस कह रहे हैं, ये है सजेशन। ये दूसरे नंबर पर क्या चीज आ गई हमारे पास, सजेशन। ये वो सजेस्ट करने लगा हुआ हमें। इसका मतलब क्या हुआ, किसी एक टर्म को मैंने कैलकुलेट किया, उसके बाद उसने मुझे आगे से सजेशंस दे दी कि भाई इनमें से कोई ले लो। अब मैं क्या करूंगा, मैं उन सजेशंस को भी यूज कर सकता हूं जी। अब ये SBT तो कंपनी का नाम है ना जो गाड़ी बेच रही है, ऑटोकॉम भी कंपनी का नाम है, ठीक है। ये लिखा हुआ है चीप यूज जापानीज कार्स। अंदाजा हो गया आपको। इसी तरह अगर कोई किसी ने गूगल ऐड चलाया होगा तो उसका जो गूगल ऐड आ रहा होगा तो उसके टाइटल में से भी मुझे कीवर्ड मिल जाएगा। ये मोबाइल पे आपको शायद ज्यादा बेहतर नजर आए, लैपटॉप पे जरा एड्स कम ही नजर आते हैं, ठीक है। तो अगर यही सर्च मैं मोबाइल पे करूं तो हो सकता है मुझे किसी का मोबाइल पर ऐड चलता हुआ नजर आ जाए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 3 सोर्स हो गए। मतलब पहला सोर्स कंप्लीट करेंगे ऑटो कंप्लीट से, फिर सजेशन से, फिर ऐड सजेशन से। तीसरे नंबर पर क्या आ रहा है, अच्छा ये कीवर्ड रिसर्च, ये जो है ना अपना ऊपर सजेस्ट, ये फ्री नहीं है, ये पेड है, ठीक है। सो ये टूल आपको बाय करना पड़ेगा। जब हम इसे बाय करेंगे तो इसे चीप रेट्स पे आप बाय कर सकते हो। मैं भी आपको तरीका बताऊंगा कैसे करना है। आगे क्या लिखा हुआ है जी, थ्रू कंपीटिटर्स। ये तो अभी सबसे पहले हमने बात ही यहाँ से शुरू की थी कि भाई कंपीटिटर्स पे जो पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। ये याद है ना, मैंने क्या कहा था कि कंपीटिटर, जैसे अभी SBT जापान है
तो एसईओबिलिटी में जाकर उसकी वेबसाइट लिखो तो सबसे एंड पे उसके कीवर्ड्स आ रहे होंगे। इसी तरह मैं 4-5 से देख लूंगा, और मैंने कहा था कि एक लैपटॉप के अंदर ये एसईओबिलिटी पेड टूल है, तो फ्री उसके 3 टेस्ट होते हैं। तो अगर आप यही वाला एप्लीकेशन मोबाइल पे इंस्टॉल कर लोगे तो 3 टेस्ट नहीं होंगे, ज़्यादा होंगे। हाँ, उसमें नहीं तंग करता आपको, ठीक है, इसमें वो डिस्टर्ब करता है आपको। अच्छा, अब उसके बाद 6ठे नंबर पर क्या चीज़ आ रही है जो हम नहीं कर सकते, और वो है गूगल सर्च कंसोल। गूगल सर्च कंसोल का क्या मतलब है कि ये तो हमें बनाना पड़ता है, और ये हम तब बना सकते हैं जब हमारे पास वेबसाइट की अथॉरिटी होती है। अगर हमारे पास वेबसाइट ही नहीं है फिर तो नहीं हम बना सकते। यानी अगर मुझे क्लाइंट वेबसाइट देगा तभी मैं सर्च कंसोल का मतलब क्या है कि गूगल में जाकर अपनी वेबसाइट को सबमिट करना। तो उसके लिए मुझे गूगल में अपनी वेबसाइट के ऊपर जाकर कुछ कोड देना पड़ता है, गूगल प्रोवाइडेड। जैसे आपके मोबाइल पे वेरिफिकेशन कोड आता है ना, क्या कोड के, हाँ, OTP कोड आता है, वो आप टाइप करते हो तो वेरीफाई हो जाता है आपका मोबाइल। इसी तरह ये OTP कोड गूगल देगा और ये हम उसकी वेबसाइट पे जाकर पेस्ट करेंगे। OTP नहीं होगा, ये कोड होगा, बेसिकली स्क्रिप्टिंग कोड होगा। तो इसको पेस्ट करेंगे तो उससे गूगल को पता लग जाएगा कि हमारी वेबसाइट की ऑनरशिप हमारे पास है, और गूगल उस वेबसाइट को मॉनिटर भी करना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, यही था जो मैंने आपको बताया कि उन्होंने नहीं बनाया हुआ, अपना सर्च कंसोल नहीं क्रिएट किया हुआ। तो ये हमें करना है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला एनालिसिस तो हम नहीं कर पाएंगे। देखिए, ये एनालिसिस हम नहीं कर पाएंगे। ये एनालिसिस कब कर पाएंगे, ये एनालिसिस हम तब कर पाएंगे जब हमारे पास सर्च कंसोल होगा। अच्छा, अब जरा एक और चीज देख लेते हैं, जिसका होगा तो वो कैसे एनालिसिस होंगे वो देखते हैं। ये लीजिए, मैंने गूगल पर आया, यहां पर आकर लिख दिया सर्च कंसोल। वैसे ये मेन्यू में मौजूद होता है, हाँ, ऊपर मेन्यू आ रहा है ना राइट साइड पर, उस पर क्लिक करेंगे, बिजनेस टूल्स में जाएंगे। मैंने कहा उस पर क्लिक करेंगे, बिजनेस टूल में जाएंगे, वहां पर सर्च कंसोल का ऑप्शन मौजूद है। लेकिन इतना लंबा चौड़ा काम करने से ज्यादा मुनासिब तरीका ये है कि सर्च कंसोल को फाइंड करें और यहाँ पे क्लिक कर दें। ये आगे इस वक्त मैं उस सर्च कंसोल में जा रहा हूं जो मेरे पास पहले से मौजूद है। लेकिन हम लोगों ने जब एसईओ के पॉइंट से बात करनी है तो हम तो सर्च कंसोल बनाएंगे ना, या तो डेवलपर ने पहले से बनाया हो फिर हम उसको यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर बनानी हो, आमतौर पर नहीं बना होता। जितने भी मेरे एक्सपीरियंस में लोग आए हैं, किसी भी डेवलपर ने कभी इसके मतलब सोचा भी नहीं होता कि हम सर्च कंसोल बनाएं। उसकी वजह क्या है कि सर्च कंसोल डिटेक्ट करता है आपकी वेबसाइट के बग्स को भी ना, क्योंकि ये मुझे बग्स का जब बाद में, अब मैं जिस डेवलपर से वेबसाइट बनवाऊं तो मैं उसे कहता हूं कि भाई जब आपने मुझे वेबसाइट का फर्स्ट वर्जन देना है तो आपने उसको सर्च कंसोल में पहले अप्रूव करवाना है, ऐड कर देना है, ताकि मैं उसको साथ साथ एनालिसिस उसके सर्च कंसोल में करता रहूं। क्योंकि सर्च कंसोल में जो टेक्निकल इश्यूज आने हैं वो सारे के सारे इश्यूज हमने डेवलपर से रिजॉल्व करवाने हैं, वो एसईओ इश्यूज नहीं है। ठीक है, एसईओ एनालिसिस हम जरूर कर रहे हैं मगर एसईओ इश्यूज नहीं है। जैसे ये देख रहे हैं, मैंने सर्च कंसोल खोला है तो ये बना बनाया आ गया ना कुछ चीजों का। तो ये देखें लेफ्ट साइड के ऊपर कुछ चीजें आ रही हैं, ये देखें वेबसाइट्स आ रही हैं, मीट शॉप इक्विपमेंट, ये प्रोफेशनल की मैं आपको अक्सर एग्जांपल देता हूं, इसमें क्लिक करें। अब जरा और नीचे आइए, ये परफॉर्मेंस लिखा हुआ जी दूसरे नंबर पे, ये देखें, इसका फायदा ये है, पता लग गया ना क्या फायदा है, दिखा रहा है, कहता है ये कीवर्ड है और उसके आगे क्या आ रहा है, वैल्यू आ रही है। राइट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है इंप्रेशंस और लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ आ रहा है क्लिक्स। ये इंप्रेशंस है और ये क्लिक्स है जी, ये इंप्रेशंस और ये क्लिक्स। इस इंप्रेशंस का क्या मतलब है कि भाई ये वाला कीवर्ड लोगों ने जब लिखा तो आपकी वेबसाइट को इतने इंप्रेशंस मिले, यानी आपकी वेबसाइट इतनी दफा नजर आई। प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट लिखने से नजर कितनी दफा आई आपकी वेबसाइट, 289 टाइम्स। यानी एक बंदे ने लिखा प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, ये वेबसाइट ऊपर आ गई। फिर वो ये कहता है कि इसके ऊपर क्लिक्स कितने हुए, 76। तो कहता है भाई ये जब लिखा तो इसके अगेंस्ट क्लिक्स कितने हुए, 76 क्लिक्स हुए। ठीक है, अब ये वाले एनालिसिस हैं जो हमें मिल गए, लेकिन ये एनालिसिस कब मिलेंगे, जब आप अपनी वेबसाइट को गूगल पर सर्च कंसोल पे ऐड करोगे। और ये एनालिसिस ऐसे भी नहीं है, वैसे तो ये इसने न्यू एक फीचर दिया हुआ है हमें कि जल्दी बार एक दिन के एनालिसिस भी दे देता है, लेकिन जो अच्छे एनालिसिस होते हैं वो कम रिकमेंडेड, जो अच्छे एनालिसिस होते हैं वो 3 महीने के होते हैं, लेकिन कम से कम
1 महीने के एनालिसिस मिनिमम, यानी कि 1 महीने से कम के एनालिसिस का तो कोई फायदा नहीं होगा, मगर ये 7 दिनों का भी देगा आपको। आ रही है ना। और ये देखें इसका नया अपडेट आया हुआ है, क्या कहता है 11 फरवरी का, यानी कि गुजरे हुए एक दिन के भी एनालिसिस आप ले सकते हैं। लास्ट 7 डेज, लास्ट 28 डेज, लास्ट 3 डेज, ए मंथ, लास्ट 6 मंथ्स और अप्लाई। अच्छा अब ये देखिए ऊपर क्या आ रहा है, टोटल क्लिक्स, टोटल इंप्रेशंस, मतलब 6 महीने मैंने किए तो कहता है उसमें इतने इंप्रेशंस आए हैं। उसके बाद पोजीशन बता रहा है कि 8.6, यानी कि आपकी वेबसाइट जो है वो नंबर ऑफ कीवर्ड्स के ऊपर किस नंबर पे आ रही है, 8th नंबर पे तकरीबन आ रही है, मुख्तलिफ कीवर्ड्स पे, एक पे नहीं मुख्तलिफ कीवर्ड्स पे, ठीक है। उसके बाद क्या कहता है, इसकी एवरेज पोजीशन, सॉरी इसका एवरेज पोजीशन तो 31 है, यानी कि तीसरे पेज पर है एवरेज पोजीशन, मगर पहले कीवर्ड पे वो पहले पर ही है, इस पे वो पहले पर ही है, ये सर्च करें आप तो इसी पे आती है। और ये जो आ रहा है ना एवरेज CTR, क्लिक थ्रू रेट, क्लिक थ्रू रेट का क्या मतलब होता है कि भाई इतने इंप्रेशंस लगे तो इसके अगेंस्ट क्लिक्स कितने हुए। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आपका एक पेपर हो और आपका पेपर 70 नंबर का हो और उसमें से आपके 30 नंबर आ रहे हैं, तो आप अपनी परसेंटेज निकालते हो ना कि भाई कितने % नंबर आए हैं आपके, तो इसी तरीके से CTR निकला हुआ है। क्लिक थ्रू रेट कैसे निकलता है, क्लिक्स डिवाइडेड बाई इंप्रेशंस, यानी कि CTR कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ये ले, ये फॉर्मूला, तो जो भी रिजल्ट आएगा % वो क्या होगा आपके CTR है, ठीक है। जी मैंने क्या लिखा, मैंने लिखा बेस्ट CTR ऑफ SEO ऑफ वेबसाइट्स। अगर किसी वेबसाइट की SEO हो तो अच्छा CTR क्या होता है, 3% या इससे ज्यादा, यानी कि मिनिमम कितना कह रहा है, 3% CTR होना चाहिए। तो अभी आप वहां पर CTR देख रहे हैं कितना ज्यादा आ रहा है, इसलिए कि वो सारों का आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल अगर मैं इस वक्त सिर्फ इसी का CTR निकालूं, ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज्यादा होगा। इस कीवर्ड का CTR हम निकालेंगे ना, अगर आप 232 को डिवाइड करें 812 के ऊपर तो ये बहुत ज्यादा CTR होगा। करके देखे कोई कितना आता है, अंदाजा हो जाएगा आपको। 232 डिवाइडेड बाई 812 मल्टीप्लाई 100 कर दो ना, तो जरा परसेंटेज में आ जाएगा। परसेंट 28 आ रहा है, और वैसे इसका कितना आ रहा था, 8%। 8% क्या आ रहा है, वो सारे कीवर्ड्स का आ रहा है। लेकिन जिस एक कीवर्ड को भी हमने देखा कि ये वाला कीवर्ड, क्योंकि अब आपको पता ना इस वेबसाइट में इस कीवर्ड को हमने टारगेट किया हुआ है, मोस्टली टारगेट किया हुआ है, तो इसके ऊपर कहता है ये रिजल्ट इसका आने लगा हुआ। बाकियों पर रिजल्ट कम है, लेकिन इस कीवर्ड के ऊपर इसका रिजल्ट बहुत ज्यादा क्लिक्स है इसके ऊपर, ठीक है। तो ये कब आएगा, अब ये एनालिसिस जैसे वो घड़ियों वाली वेबसाइट है कितनी पुरानी है, अगर उसका ये बना हो तो कितने सारे एनालिसिस थे उस वेबसाइट के हो जाने से, बहुत सारे, और इसके अंदर और भी बहुत कुछ आएगा। पेज एक्सपीरियंस, अगर आपकी वेबसाइट ठीक काम कर रही है, पेज एक्सपीरियंस ठीक हो रहा है कि ठीक नहीं हो रहा, इसमें एक आ रहा होगा कोर वेब वाइटल्स। कोर वेब वाइटल्स स्टैंडर्ड्स होते हैं कि भाई आपकी वेबसाइट में स्पीड इश्यूज तो नहीं है, अगर होंगे तो यहाँ पे आएंगे। उसके बाद इसमें होगा परफॉर्मेंस, किया था ना मैंने URL इंस्पेक्शन, देखिएगा जरा, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, लिखा तो नहीं जाएगा मुझसे, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, प्रोफेशनल किचन इक्विपमेंट, वेबसाइट का जरा URL कॉपी करें, यही है। लाइन यहाँ पेस्ट करें, जी जरा देखिए मैसेज क्या है, ये बहुत इंपॉर्टेंट मैसेज है। URL इज ऑन गूगल। अब ये पता लगवाना कि मेरा URL गूगल पर है कि नहीं है। अच्छा आप कह रहे होगे कि URL तो गूगल पर आ गया भाई, जब हमने होस्टिंग ली तो हमारे जहन में है कि URL तो गूगल पर है। नो, URL गूगल पे नहीं है, URL सर्चिंग में नहीं आएगा जब तक वो बग फ्री नहीं होगा।
अगर आपकी वेबसाइट के ऊपर डुप्लीकेट कंटेंट है, अगर आपकी वेबसाइट मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, और बहुत सारे इश्यूज हैं जो वो आइडेंटिफाई कर रहा है इश्यूज के तौर पर, तो वो कहेगा कि योर वेबसाइट, आपको मैसेज आएगा कि योर वेबसाइट इज नॉट ऑन गूगल बट नॉट बिकॉज ऑफ एरर्स। ये भी कहेगा साथ कि गाइस इसमें कोई एरर नहीं है, लेकिन इसके जो ऑप्टिमाइजेशन फैक्टर्स हैं ना वो पूरे नहीं हो रहे हैं। तो अगर आपकी वेबसाइट गूगल पे ही नहीं आएगी तो इंडेक्स कैसे होगी? यानी कि पहला तो हमारा ये है ना टास्क की वेबसाइट गूगल पर आ जाए, तो इसका मतलब क्या हुआ? आपको पता लग रहा है कि ये वेबसाइट गूगल पर है, और कोई देखें जरा ये भी है कि नहीं है। बाकी तो मैंने नहीं देखे, लिखा हुआ है नॉट वेरीफाइड। ये हम पढ़ेंगे ये कैसे करते हैं, अभी फिलहाल इसको देखते हैं कि ये है। ये वो भी मैंने स्टूडेंट से ही बनवाई थी, ये भी स्टूडेंट से बनवाई हुई है, तो इसको भी देखते हैं इसके क्या हालात है। ये कहीं आती भी है कि नहीं, इसको हमने कभी नहीं चेक किया। वैसे उस वक्त वो लेकर आया था बच्चा ऊपर, मीट शॉप इक्विपमेंट, यही था ना नाम उसका? देखिए जरा किधर गया वो, बंद हो गया है। ये नाम क्या था इसका? मीट शॉप इक्विपमेंट .dckitchen.org। देखिए जरा ये आ रही है कहीं कि नहीं आ रही है? ऐड आए हैं ऊपर, ये देखें ना, इस तरह एड्स नजर आएंगे आपको। अब आप ये देखें मीट प्रोसेसिंग इक्विपमेंट, कीवर्ड यहां से भी मिल गया ना, गूगल एड से भी हम कीवर्ड्स लेंगे। आगे मीट शॉप इक्विपमेंट देखिए, ये भी रैंक हुई है। सबसे बड़ी वजह क्या है रैंक होने की? कीवर्ड इन यूआरएल जो बीट कर रहा है सबको। इसीलिए हम कहते हैं कि भाई जिन कीवर्ड्स को करवाना हो, एक उस वेबसाइट के ऊपर एसईओ करो, एक उसकी सब डोमेन बनाकर एसईओ करो। और एक को फायदा क्या होता है, दोनों को लिंक्स भी मिल जाते हैं एक दूसरे से, अथॉरिटी बढ़ जाती है। ये ले इधर है, अब इधर आकर इसको पेस्ट करते हैं ना, यहां पर इसको पेस्ट करें। ये भी गूगल पर ही है, हाँ। ये क्या लिखा हुआ है जी? रिक्वेस्ट इंडेक्सिंग। फॉर एग्जांपल अगर आपको लग रहा हो कि आपकी वेबसाइट जरा क्विकली इंडेक्स नहीं हो रही है, तो यहां से आप क्लिक करोगे तो नेक्स्ट 24 आवर्स में वो आपकी वेबसाइट को इंडेक्स कर देगा, सब्जेक्ट टू द कि वो चेक करेगा मुझे करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आपकी वेबसाइट फ्रीक्वेंटली इंडेक्स उस वक्त होती है जब आप अपनी वेबसाइट पे फ्रीक्वेंटली डाटा अपडेट करें। ऐसा तो नहीं ना कि मैंने वेबसाइट पे कंटेंट लिखे हुए 8 महीने हो गए और हर रोजाना जाकर मैं उसे कहूँगा भाई कर दो इंडेक्स, तो कहेगा क्या करूं भाई, डाटा तो वही है जो पुराने वाला है, इंडेक्स करने मुझे क्या फायदा होगा। सो एक ऑटोमेटिक तरीका क्या है हमारे पास कि हम अपने डाटा को अपडेट करते रहें वेबसाइट के कंटेंट को। इसी वजह से OLX की वेबसाइट, दराज की वेबसाइट, पार्क व्हील की वेबसाइट, क्लासिफाइड वेबसाइट्स बहुत तेजी से अपडेट हो रही होती हैं और रैंकिंग में भी आ रही होती है। यानी एक प्रोडक्ट की वेबसाइट खुद नहीं आ रही होगी, लेकिन वही वाली वेबसाइट इसी की प्रोडक्ट OLX पे आएगी और वो OLX पहले नंबर पर आ जाएगा। आता है ना? उसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि भाई वो इतना फ्रीक्वेंटली अपडेट हो रहा है वहां पे डाटा। OLX एक ऐसी साइट है जिसमें मुख्तलिफ लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं और चीजें ऐड करते हैं। दराज एक ऐसी जगह है जहां पर लोग अपने अकाउंट्स बनाते हैं और अपनी शॉप्स बनाते हैं, तो फ्रीक्वेंटली डाटा ऐड कर रहे हैं ना, तो जितना फ्रीक्वेंटली आपका डाटा ऐड होता है उतनी जल्दी आपका अपडेट्स हो रही होती है। ठीक है जी, नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम लोग आएंगे उस पर कीवर्ड प्लानर पर, गूगल कीवर्ड प्लानर पे आएंगे और